प्यारे छात्र छात्राओं, हम किरचॉफ के नियमों पर आधारित आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में धारा I1 का मान ज्ञात कीजिए। इस परिपथ में धारा I1 का मान ज्ञात करना है। इस चित्र में देखिए आप 3 पास हैं। पहला पास है CDFE, दूसरा पास है CABDC, तीसरा पास क्या हो सकता है ABFEA। हम जो है 2 पासों का प्रयोग करेंगे इसमें। पहला जो पास है लूप CDFE, दूसरा जो लूप है ABFEA का प्रयोग करेंगे। तो आपने कल मैंने किरचॉफ के नियमों की व्याख्या की थी, पुनः एक बार उन नियमों को देखते हैं। जैसे संधि का नियम है, तो यहाँ बिंदु बी पर देखिए I3 धारा जा रही है, 2 भागों में विभक्त होती है I1 और I2। तो I3 बराबर I1 प्लस I2। तो देखिए ये I3 बराबर I1 प्लस I2। एक तो इस नियम का प्रयोग करेंगे। दूसरा ये है कि जब हम सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाते हैं तो देखिए विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक लेते हैं। जब सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर आते हैं तो विद्युत वाहक का मान ऋणात्मक लेते हैं। अब देखिए, जब हम विद्युत धारा की दिशा में मूव करते हैं तो विभव पतन V=IR को हम जो है ऋणात्मक लेते हैं। जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो विभव पतन V=IR को धनात्मक लेते हैं। इनका हम प्रयोग करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऋण से धन की ओर जाएंगे तो धन, धन से ऋण की ओर जाएंगे तो E का मान ऋणात्मक, धारा की दिशा में जाएंगे तो विभवांतर ऋणात्मक, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो विभवांतर धनात्मक लेंगे। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अब देखिए, ये बिंदु सी पर किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार जो धारा I3 है बिंदु सी पर 2 भागों में विभक्त होती I1 और I2 में, अतः I3 बराबर I1 प्लस I2, ये लिखा है यहाँ पे। अब देखिए ज़रा ध्यान से, अब हम जो है पास CDFEC में किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार धारा की दिशा में जाएंगे तो विभवांतर ऋणात्मक लेंगे, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो विभवांतर धनात्मक लेंगे। अब देखिए CD भुजा में जब हम इस प्रकार गति करते हैं, मूव करते हैं इस प्रकार से, तो आप देखो धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो प्रतिरोध 40 ओम और धारा का गुणनफल धनात्मक होगा, जो कि कितना है 40I3। फिर सेल पे चलते हैं तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चल रहे हैं। जो बड़ा टर्मिनल होता है वो धन होता है, छोटा टर्मिनल ऋण को प्रदर्शित करता है, ऋण सिरे को। तो इस प्रकार से ऋण 40 हो गया। अब देखिए इधर से जाएंगे तो FE भुजा में फिर धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 20I धनात्मक होगा, 20 गुणा I1, तो देखिए धनात्मक हो गया बराबर 0। इस सब में पूरे में 20 का भाग देंगे, 40 में 20 का भाग देंगे तो 2I3 हो जाएगा। 40 में 20 का भाग देंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया था, तो ये जो है 20 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 20 का भाग देंगे तो I1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 0 में 20 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर I1 आ गया पहले, प्लस 2I3 आ गया, बराबर इस 2 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से I3 बराबर I1 प्लस I2, तो मैंने क्या किया, I1 तो रहने दिया ऐसे ही, फिर 2 इधर आ ही गया, ब्रैकेट में I1 प्लस I2 लिख दिया, क्योंकि I3 का मान है I1 प्लस I2 = 2, तो आ ही गया। फिर I1 प्लस 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का गुणा I1 के साथ भी होगा और 2 का गुणा I2 के साथ में भी होगा। तो इस प्रकार से 2I1 प्लस 2I2 = 2। अब देखिए यहाँ पर I1 एक ही है और 2I1 ही है, 2 और 1 3I1 हो जाएगा, प्लस 2I2 बराबर 2। इसे मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया। ठीक है, चाहे तो आप इसे न माने, इसे 2 मान सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखें जरा इसमें पास ABFEA में, तो पास ABFEA में कैसे समीकरण बने, पास ABFEA में कैसे बनेगी, इधर से चलेंगे AB के अलोंग, तो बैटरी के सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो कितना होगा
ऋण से धन की ओर धन होगा धन 80, ठीक है। और यहाँ पे देखो धारा की दिशा में चल रहे हैं तो 20 और I2 का गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो 20 I2 हो जाएगा। फिर इधर चलेंगे तो यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं, यहाँ प्रतिरोध है। फिर यहाँ पे देखिए धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 20 I1 हो जाएगा। तो कितना होगा, +20 I1 बराबर 0, ठीक है। समझ गए होंगे इसे इतना। तो अब आप देखिए मैंने थोड़ा स्पेस को फोल्ड कर दिया है, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर देखिए पास ABFE में देखिए AB भुजा में जब जाएंगे तो देखिए आप ये 80 ऋण से धन की ओर जा रहे तो धन हो जाएगा, ऋण 20 I2 हो जाएगा, +20 I1 यहाँ हो जाएगा। ये पहले क्लियर हो चुका है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहाँ पर 20 से डिवाइड किया तो 20 का जो है 80 में जो डिवीज़न जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, -20 का 20 में 1 टाइम जाएगा तो I2 हो गया। 20 में 20 का 1 टाइम डिवीज़न होगा तो I1 बराबर 0, 0 में 20 का डिवीज़न 0 ही आएगा। या I1 माइनस I2 बराबर -4, या हम क्या कर सकते हैं I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ दोनों पक्ष में ऋण का गुणा किया तो I1 ऋणात्मक हो जाएगा, I2 धनात्मक हो जाएगा, तो I2 माइनस I1 और ऋण का धन ऐसा हो जाए। इसे समीकरण नंबर 4 मान लिया मैंने। समीकरण 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 है इसको 2 से गुणा किया तो 2I1 माइनस 2I2 बराबर -8। ये वाली समीकरण ली मैंने, ये वाली, ठीक है। इसको रहने देंगे, ठीक। तो कितना है 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 4 दूने 8 ऋण 8, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 3 और 5 को जोड़ेंगे तो समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है 3I1 + 2I2, यहाँ पर लिख दिया 3I1 + 2I2। फिर समीकरण 5 का बायां पक्ष +2I1 माइनस 2I2 बराबर समीकरण 3 का दायां पक्ष जो कि 2 है, और समीकरण 5 का बायां पक्ष ऋण है 8 है तो ऋण 8 हो जाएगा। 2I ऋण का है, 2I धन के तो कैंसिल हो जाएंगे, और 3I में 2I जोड़ करके 5I1 हो जाएगा, और 2 ऋण 8 इज इक्वल टू ऋण 6 हो जाएगा, और I1 इज इक्वल टू ऋण 6/5, और I1 इज इक्वल टू 6 में 5 का भाग देंगे तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा। अब I1 का मान आपको मिल गया तो इस समीकरण से चाहे तो आप I2 निकाल सकते हैं। जब I1 और I2 का मान निकल जाएगा तो तब यहाँ देखते हैं आप ये I1 I2 जुड़ करके I3 बना रहे हैं, आप बाकी मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये न्यूमेरिकल देखा और इसका सॉल्यूशन देखा। होप आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।